नमस्कार बच्चों, मेरा नाम मीनाक्षी शर्मा है और मैं आपकी हिंदी टीचर हूँ। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक आरबीएससी हिंदी कक्षा 5 का 15वां पाठ पन्ना का त्याग पढ़ाऊँगी। इसमें क्या है बच्चों, पन्नाधाय की कहानी है जिन्होंने उदय सिंह की रक्षा के लिए अपने पुत्र चंदन का बलिदान कर दिया था। तो आइए इनकी कहानी पढ़ते हैं। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये पंक्तियाँ गुनगुनाता हुआ खूबीलाल घर में आया और जैसे ही अपना बस्ता मेज पर रखकर लौटना चाहा तो देखा कि जीजी खिड़की के पास बैठी हुई बड़े ध्यान से कोई पुस्तक पढ़ रही है। जीजी, ओ जीजी, जीजी, ओ जीजी। हाँ, आ गए खूबी? हाँ, आ गया। तुम तो पढ़ने में इतनी डूब गई थी, यानी इतनी मग्न हो गई थी कि मेरे आने का पता ही नहीं चला। सुनो जीजी, आज हमारी बाल सभा में बड़ा मज़ा आया। बाल सभा होती है ना बच्चों, आपको भी उसमें बड़ा मज़ा आता है ना? तो वो खूबीलाल अपनी बहन को बता रहा है कि आज मुझे बाल सभा में बहुत अधिक मज़ा आया। अच्छा, क्या हुआ? अंताक्षरी हो रही थी ना। रविंद्र का नंबर आए तो बा से आरंभ होने वाली कविता उसे आई ही नहीं। तब मैंने वह पंक्ति बोल दी, बूंदे ले हर बोलों के मुँह। तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? सुन तो सही जीजी, मैंने एक पंक्ति बोली थी ना। कुछ लड़कों ने हल्ला कर दिया और कहा कि पूरी कविता बोलो, पूरी कविता बोलो। मैंने खूब जोरदार स्वर में सुना दी, मतलब खूब जोश के साथ सुना दी। इतनी तालियां बजी जीजी कि कुछ पूछो ही मत। अच्छा, तभी तुम्हें बड़ा मज़ा आया। जब आपकी कोई प्रशंसा करता है तो आपको अच्छा लगता है ना। तो इसलिए वो कह रही है कि सबने तालियां बजाई इसीलिए तुमको मज़ा आया। जीजी ने हंसकर कहा, हाँ खूबीलाल ने कहा। फिर पूछा, तुम क्या पढ़ रही थी जीजी? नारी की कहानी, नाम है उसका पन्नाधाय। पन्नाधाय? हाँ, वह नाटक तो तुम्हारे पाठ्यक्रम में है ना? खूबीलाल ने जीजी के निकट आकर भोलेपन से पूछा, निकट यानी पास आकर। जीजी ने हंसकर कहा, मैं तेरा मतलब समझ गई। तू अब कहेगा मेरी अच्छी जीजी, मुझे उस नाटक की कहानी सुना दो ना। खूबीलाल हंसने लगा। सुनो खूबी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, बेगम चांद बीबी, अहिल्याबाई इत्यादि तो वे महिलाएं हैं जिनके पास शक्ति थी, संगठन का बल था। मगर मैं जिस नारी की कहानी कह रही हूँ उसका महत्व इस दृष्टि से अधिक है कि वह रानी नहीं थी, बेगम नहीं थी, वह एक ढाई माँ थी। और कुछ उसने अपने राज्य के लिए, और जो कुछ उसने अपने राज्य के लिए, अपने स्वामी के लिए किया, वैसा संभवतः आज तक दुनिया में कोई नहीं कर पाया। क्या कोई अपने राजा को बचाने के लिए अपने बेटे का बलिदान कर सकता है? अपने भावी राजा को बचाने के लिए अपने बेटे का बलिदान कोई नहीं कर सकता, पर ये पन्नाधाय ने किया। कल्पना करो भैया कि एक माँ के सामने उसके एकमात्र लाडले बेटे की अत्याचारी द्वारा तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, तो वह उस माँ के मन पर क्या बीतेगी? क्या ऐसा भी हो सकता है? हाँ, मगर पन्नाधाय की कहानी मजबूरी की कहानी नहीं थी खूबी, स्वेच्छा यानी अपनी इच्छा से किए गए त्याग और बलिदान की कहानी थी। सुनो, चित्तौड़गढ़ में महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु के बाद बड़ी अव्यवस्था फैल गई। उनके बड़े पुत्र भोजराज पहले ही कालग्रस्त हो गए थे और दूसरे पुत्र विक्रम सिंह 14-15 वर्ष के थे और सबसे छोटे उदय सिंह केवल 7-8 वर्ष के थे। तो बता रहे हैं कि जब संग्राम सिंह के कितने पुत्र थे? 3 पुत्र थे, भोजराज, विक्रम सिंह और उदय सिंह। जब संग्राम सिंह की मृत्यु हुई तो चित्तौड़ में अव्यवस्था फैल गई थी। उदय सिंह की देखभाल पन्नाधाय करती थी। उसके भी एक पुत्र था चंदन, उदय सिंह जितना ही बड़ा। तो पन्नाधाय का उदय सिंह के बराबर ही एक बेटा था जिसका नाम क्या था? चंदन। महाराणा संग्राम सिंह के निधन के बाद विक्रम सिंह का राजतिलक किया गया।
मगर एक दासी पुत्र बनवीर उस समय भयंकर षड्यंत्र में लगा हुआ था। मतलब वो जो बनवीर था, दासी का पुत्र था, वो चाहता था कि चित्तौड़ की गद्दी मुझे मिल जाए। उसने छोटे बड़े कर्मचारियों को अपनी ओर मिला लिया था और चित्तौड़ की राजगद्दी पर घात लगाए बैठा था। मतलब उस पर, चित्तौड़ की राजगद्दी पर आंख लगाए बैठा था कि मुझे इसकी गद्दी चाहिए, मैं ही चित्तौड़ का शासक बनूं। खूबीलाल, थोड़ी कल्पना करो कि जहां अधिकांश कर्मचारी पथभ्रष्ट हों, मतलब रास्ते से भटक जाएं, और अबोध राजकुमार राजनीति की चाल से अनभिज्ञ हो, और जो राजकुमार है वो बहुत छोटा है, अबोध है, तो वो राजनीति की चाल को तो समझ नहीं सकता, तो वहाँ क्या परिणाम हुए होंगे। खूबीलाल स्तब्ध होकर सुन रहा था, चुप होकर सुन रहा था। बोला, सचमुच उनकी स्थिति कठिन हो गई होगी जीजी। कठिन ही नहीं खूबी, भयंकर रूप से दुर्भाग्यपूर्ण हो गई थी। उस महादुष्ट ने एक चाल चली थी। नवरात्र में उसने सारे चित्तौड़ में नाच रंग का आयोजन कराया था और उसमें विशेष रूप से दोनों राजकुमारों को बुलाने की योजना बनाई थी। अच्छा, हाँ, उसकी योजना थी कि नाच रंग में लगी जनता को धोखे में रखकर वे दोनों की हत्या कर देगा और तब उसका मार्ग निष्कंटक हो जाएगा। यानी कि वो दोनों राजकुमारों को मार देगा और तब उसके मार्ग में कोई भी कांटा नहीं रहेगा। विक्रम सिंह तो उस धोखे में आ गया, मगर उदय सिंह पर पन्नाधाय ढाल बनकर छाई हुई थी। जैसे ढाल हमारी रक्षा करती है ना युद्ध में, ऐसे ही उदय सिंह की रक्षा कौन कर रही थी? पन्नाधाय। इसलिए वह उसे धोखे में नहीं फंसा सका। बनवीर भी जानता था कि जब तक पन्नाधाय है तब तक उदय सिंह को धोखे से मारना संभव नहीं है। उधर पन्नाधाय को भी पता लग गया था कि नगर व्यापी नाचरंग के बीच हत्याकांड होने वाला है, मगर वह उदय सिंह को लेकर कहीं बाहर भी नहीं जा सकती थी क्योंकि चारों ओर सैनिक पहरा दे रहे थे। क्यों जीजी? बनवीर के आदमी सब और चौकसी पर थे, चारों ओर पहरा दे रहे थे और बाहर निकलना निरापद नहीं था, मतलब आपत्ति विपत्ति से कम नहीं था। महल में उसे छिपाने से भी कोई लाभ नहीं था क्योंकि सभी ओर क्या थे? बनवीर को समाचार देने वाले उसके भेदिए मौजूद थे। इस भयंकर संकट में पन्नाधाय ने अपने मन में एक ऐसा दृढ़ संकल्प कर लिया था जैसा कोई माँ शायद नहीं कर सकेगी। उसने उदय सिंह को नाचरंग में नहीं जाने दिया था, इसलिए वह रूठकर गुस्सा होकर रसोई घर में ही सो गया था। कीरत नाम का बारी पन्नाधाय का भक्त था। बारी यानी जो झूठी पत्तलें उठाता है ना, तो कीरत जो था वो वहाँ से पत्तलें उठाने का काम करता था और वो पन्नाधाय का बहुत बड़ा भक्त था। वह महलों से झूठी पत्तलें इकट्ठी करके ले जाने का काम करता था। पन्नाधाय ने उसे सिसोदिया वंश की आन बचाने के लिए यह काम सौंपा कि वह अपने टोकरे में उदय सिंह को छिपाकर चित्तौड़ के किले से बाहर पहुंचा दे और पन्नाधाय के वहां आने तक उसकी रक्षा करे। देखो, अब ये कीरतवारी उसको अपने टोकरे में छुपाकर उदय सिंह को ले जा रहा है पत्तलों के बीच में। कीरतवारी बात और धर्म का धनी था, मतलब वो जो कह देता था वो काम करता था। उधर कीरत गया और इधर पन्नाधाय का एकमात्र बेटा चंदन तमाशा देखकर लौटा। वह माँ से राजकुमार उदय सिंह के बारे में पूछता रहा क्योंकि वे दोनों प्राय साथ साथ खाना खाते थे, क्योंकि वो बराबर के थे ना, इसलिए तो दोनों दोस्त थे। पर माँ ने हाँ हूँ करते हुए उसे उदय सिंह के शयन कक्ष में ही लाकर खाना खिलाया, उदय सिंह के सोने के कमरे में लाकर उसको खाना खिलाया, प्यार किया और फिर उदय सिंह के पलंग पर ही उसे बिठाकर किसी गहरी चिंता की छाया में डूबे डूबे कई अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाई, क्योंकि उसको चिंता तो हो रही थी कि अब बनवीर आएगा तो वो कैसे बचाएगी अपने बच्चे को। माँ की ममता की छाती पर पत्थर रखकर वह यह सब कुछ कर रही थी जो दुनिया की कोई भी माँ कभी नहीं कर सकती। राज्य की रक्षा पर, राजवंश की रक्षा पर, चित्तौड़ के गौरव की रक्षा पर, सत्य और निष्ठा की रक्षा पर आज माँ की ममता की कठोर परीक्षा थी। अबोध चंदन माँ के दुलार की छाया में शीघ्र ही निद्रामग्न हो गया, मतलब उसे बहुत जल्दी नींद आ गई क्योंकि वो तो कुछ जानता ही नहीं था। सो गया, ऐसी नींद सो गया कि उसे नींद का सवेरा आज तक नहीं हुआ, मतलब वो फिर जगा ही नहीं। थोड़ी देर में षड्यंत्री हत्यारा बनवीर सिंह के खून में रंगी तलवार लेकर उदय सिंह के कक्ष में घुसा, उदय सिंह के कमरे में घुसा।
पन्ना से कड़क कर उसे धिक्कारा फटकारा, मगर राज्य के नशे में पागल उस दुष्ट ने अट्टहास करते हुए मतलब जोर जोर से हंसते हुए, पन्ना आज भवानी मुझ पर प्रसन्न है, देख इस तलवार की धार पर सिसोदिया वंश के दोनों सपूतों का खून अब एक होने वाला है। मतलब उसने विक्रम सिंह की तो हत्या कर दी थी और अब वो उदय सिंह को भी मारने वाला था। आज तो उदय सिंह को मेरे हाथ से नहीं बचा सकेगी। एक बार माँ की ममता ने सिर उठाया और पन्ना बनवीर के सामने गिड़गिड़ाने लगी, मतलब उससे प्रार्थना करने लगी कि तुम इस बच्चे को छोड़ दो। अरे नीच पातकी पापी, अबोध बालकों की हत्या करके तू क्यों बहादुरी बखानता है? तू उदय सिंह की हत्या ना कर, मैं उसे लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी, कुछ तो दया कर। मगर बनवीर का अट्टहास सुनकर उसका क्षत्रियत्व जाग उठा। वह कटार लेकर बनवीर पर टूट पड़ी। भाग्य दुष्टों का भी साथ दे देता है खूबी, मतलब वो उसने कटार लेकर उस पर हमला करा, लेकिन कभी कभी जो भाग्य है वो दुष्टों का भी साथ देता है खूबी। बनवीर की बाह में ही कटार का वार कर बैठी और क्रोध से फुफकारते हुए उसने पलंग पर सोए बच्चे पर तलवार चला दी। उसने उदय सिंह के शयन कक्ष में उसको सुला रखा था ना बनवीर को, वो चंदन को, तो उसने बनवीर ने चंदन पर तलवार से वार करा। पलंग पर से चीख तक नहीं उठी। माँ के कलेजे को भेद कर जो चीख उठी वह आज भी चित्तौड़ के खंडरों में गूंज रही होगी। माँ के मीठी दुलार में सोया हुआ चंदन आज तक भी उस दुलार की छाया में सोया हुआ होगा खूबी। जीजी आगे कुछ कह नहीं सकी, उसका गला भर आया था, आंखों से आंसू झर रहे थे। खूबीलाल की आंखें भी तर हो गई थी, मतलब दोनों की आंखों में दोनों भावुक हो गए थे, दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। तो जैसा पन्ना धाय ने उदय सिंह की रक्षा के लिए किया वैसा कोई धाय माँ नहीं कर सकती। इसी के साथ बच्चों ये कहानी समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। धन्यवाद।